अरे सुनो, लिखो हेडिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन। मैं चैप्टर का बुक में आप लोगों को अरेंजमेंट एक बार बता देता हूँ कि कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले आपकी किताब में है सीक्वेंस, ठीक है। वैसे तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, बट बुक के सबसे पहले भाग में है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद किताब में दिया हुआ है एपी। एपी के बाद किताब में दिया हुआ है एएम। एएम को लेकिन हमने वहाँ पे स्किप कर दिया था, हम पहले जीपी पढ़ने लग गए थे। और बुक में एएम के बाद क्या दिया हुआ है? जीपी। जीएम के बाद में दिया हुआ है जीएम। और जीएम के बाद में दिया हुआ है एएम जीएम मिक्स। और यहाँ आके आपका चैप्टर एंड होता है, ठीक है। फिलहाल हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। इसमें कुल मिला के 12 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन थ्योरी जो है वो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे ख्याल में। तभी ये वाला पोर्शन कर रहे हैं। वी आर बिगिनिंग विथ एम, ठीक है। लिखो हेडिंग, लिखो आप लोग। एक तो हेडिंग लिख लिया अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, और फिर से एक सब हेडिंग लिखो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। आप कोई भी दो रैंडम नंबर्स बताओ मेरे को अपने चॉइस का। 13 और 7, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पर सपोज करके मैं 13 लिखता हूँ, और ये नंबर्स का चॉइस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आप इन दोनों नंबर के बीच में सपोज करो कि कुछ और नंबर्स इंसर्ट करते हो, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। मुझे क्वांटिटी एग्जैक्टली पता तो नहीं होगा, मैं AM मान के चलता हूँ। दो नंबर पहले आपने चूज़ किया, एक मान लो कि 7 ले लिया, एक 13 ले लिया। इट माइट बी 9 and 15, इट में बी 9 and 25, इट में बी 9 and 100, इट में बी एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर आप ले लेंगे और उन दोनों नंबर के बीच में आप m नंबर्स अपने मर्जी से इंसर्ट कर देंगे। लेकिन इंसर्ट करने के पीछे एक लॉजिक है, क्राइटेरिया है कि जो भी नंबर्स आपने इंसर्ट किया है ना, उसको इंसर्ट करने के बाद में जो ओवरऑल कलेक्शन बनेगा आपका, कितने नंबर का कलेक्शन है ये बताओ। अगर मैंने m नंबर्स नया करके इंसर्ट किया है तो ये ऑरेंज वाला बॉक्स कितने नंबर्स का कलेक्शन है? m+2 नंबर्स का कलेक्शन है, क्योंकि बॉक्स के अंदर में तो 7 और 13 भी इंक्लूडेड है। नया तो मैंने क्या इंसर्ट किया? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AM। और बॉक्स के अंदर में दो और नंबर है, एक 7 है और एक क्या है? 13 है। तो बॉक्स के अंदर में टोटल कितना नंबर है? m+2। अब ये जो m+2 नंबर्स है ना, ये सब का सब मिलके होना चाहिए AP। क्या होना चाहिए बताओ? अगर ये सब का सब मिलके AP हुआ तो आपने जो नंबर्स इंसर्ट करा था ना, उन नंबर्स को बोला जाता है m अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 and 13। आप कोई भी दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं, उसके बीच में आप जितना मर्जी नंबर डाल सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि जो नंबर्स आपने डाला है और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पहले दिया हुआ था, सब मिला के जो कलेक्शन आएगा, दैट कलेक्शन शुड बी AP। अगर ऐसा होता है तो जो नंबर्स आपने इंसर्ट किया उनको बोला जाएगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन द स्टार्टिंग नंबर एंड द एंडिंग नंबर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अच्छा, ऑरेंज वाले बॉक्स में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? AP, तो ही हम इसको AM बोल पाएंगे। अगर ये AP नहीं हुआ तो उसको AM नहीं बोल पाएंगे। तो AP तो वो पक्का होगा। उस AP का फर्स्ट टर्म कौन होगा? उस AP का फर्स्ट टर्म कौन होगा? आप समझ रहे? मैं फिर से शुरू से बोल रहा हूँ। देखो, एक नंबर आप लोगे स्टार्टिंग में, एक नंबर आप लोगे एंडिंग में, और बीच में खूब सारा नंबर अपने मर्जी से, कभी 5 2, कभी 6 2, कभी 10 2, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा, जितना मर्जी आप नंबर इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के बाद में जो कलेक्शन आपके पास में आएगा, इंक्लूडिंग योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एज वेल, वो सारा का सारा मिला के अगर AP हो जाता है तो जो नंबर्स आपने इंसर्ट किया, उन इंसर्टेड नंबर्स को हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। क्या बोलेंगे बताओ? अरिथमेटिक मीन। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अरिथमेटिक मीन और स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर को इंक्लूड करके जो बनेगा वो क्या होना चाहिए? AP। मैं उस AP के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि उसका फर्स्ट टर्म कौन होगा? 7, ऑब्वियस, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा? 7। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, और ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि 13 का टर्म नंबर क्या होगा? TM+2 या AM+2। देखो ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता? लास्ट टर्म जो है उसका टर्म नंबर हमेशा क्या होगा? जितना नंबर आपने इंसर्ट किया उससे 2 ज्यादा।
क्योंकि आप मान लो कि 5 नंबर इंसर्ट करोगे लेकिन 2 नंबर तो और है, तो टोटल नंबर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 7। आप मान लो कि 20 नंबर इंसर्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन योर एपी कितना हो जाएगा 22। आया बात समझ? वट एवर नंबर ऑफ टर्म्स यू इंसर्ट बट द एपी विल कंटेन 2 मोर टर्म्स एंड हेंस द लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होगा वो आपके द्वारा इंसर्टेड क्वांटिटी ऑफ नंबर्स से 2 ज्यादा होगा। यदि आपने m नंबर इंसर्ट किया है, ठीक है ना, तो ओवरऑल एपी में कितना नंबर्स है m+2 और लास्ट व्यक्ति का तो लास्ट ही पोजीशन होगा। तो इसमें अगर टोटल m+2 नंबर्स है तो लास्ट आदमी का पोजीशन क्या होगा m+2 एंड हेंस t m+2 इक्वल्स टू कितना रहेगा 13। बोलो ये आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? तो am खत्म, इतना ही है। आइए पढ़िए एक बार। लेट a एंड b आर एनी 2 नंबर्स। हमारे केस में कौन कौन था 7 एंड 13। If we insert a1, a2, a3 dot 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 am between them such that a and b including along with all of the inserted numbers, ठीक है, are in AP, then the inserted terms are called as m arithmetic means between a and b। आया बात समझ? अगर 5 नंबर इंसर्ट किया है तो 5 अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, 7 नंबर इंसर्ट किया है तो 7 अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, 10 नंबर इंसर्ट किया है तो 10 अरिथमेटिक मीन हो जाएगा एंड सो ऑन। आया बात समझ? चलें आगे। लेकिन ये जो येलो वाला कलेक्शन है जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा एपी, तो उसका फर्स्ट टर्म तो कौन रहेगा ए और बी कौन सा टर्म रहेगा m+2 t m+2। ये आया समझ कि नहीं आया समझ? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा श्योर? मान लो कि मैंने ऐसा 5 नंबर इंसर्ट किए तो ये कौन होगा t7। अगर 10 नंबर इंसर्ट किया तो ये कौन होगा t12। अगर 25 नंबर इंसर्ट किया तो ये कौन होगा t27। क्लियर है लॉजिक पूरा? ओके लिखो, हेडिंग लिखो अरिथमेटिक मीन, फिर इसमें लिखो लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर एनी 2 नंबर्स, आर एनी 2 नंबर्स if we insert capital A1 comma capital A2 comma capital A3 comma dot 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 capital AM between them such that small a comma A1 comma A2 comma A3 comma dot 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 comma AM comma B are in AP comma B are in AP, then the inserted terms are called as m arithmetic means, are called as m arithmetic means between a and b, are called as m arithmetic means between a and b। नीचे लिखो here for this AP T1 is equals to A, here for this AP T1 is equals to A and Tm+2 is equals to B, Tm+2 is equals to B। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग सिंगल AM between A and B, single AM between A and B, single AM between A and B। आओ देखते हैं एक बार। सिंगल एम का कोई खास लॉजिक नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि हम क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा नंबर्स इंसर्ट कर रहे थे तो इसको हम बोल रहे थे एम अरिथमेटिक मीन। 5 करोगे तो 5 अरिथमेटिक मीन, 7 करोगे तो 7 अरिथमेटिक मीन, 10 करोगे तो 10 अरिथमेटिक मीन। अब एक सिचुएशन हमको डिस्कस करना है जहाँ पर हम इतना सारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नहीं नंबर इंसर्ट करेंगे, हम एक ही नंबर इंसर्ट करेंगे और उसको बोला क्या जाएगा उस सिचुएशन में सिंगल अरिथमेटिक मीन। अब आप देखो कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया और हमको इसके बीच में बस एक मीन इंसर्ट करना है, तो वो नंबर मैं मान लेता हूँ कि एक बार के लिए कैपिटल ए हो जाएगा। अब पिछले बार इंसर्टेड नंबर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सबको इंक्लूड करके इसको क्या बनना था एपी। तो इस बार भी अगर एक मीन इंसर्ट करूंगा तो भी जो ये कलेक्शन बनेगा ये क्या होना चाहिए एपी। अब अगर ये एपी होना चाहिए तो आप बताओ मेरे को कौन सा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा।
मेरे ख्याल में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और यहाँ से ए को शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। यहाँ से कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर आया समझ। तो यही आप ऐसा समझो कि सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब बार बार क्या है कि हम इतना ड्रामा नहीं करते रहेंगे, जब कभी भी किसी दो नंबर के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन मेरे को चाहिए तो सिंपली मैं उन दोनों नंबर का एवरेज ले लूँगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मेरे को 8 और 10 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो मैं सीधा ही बोलूँगा कि वो नंबर क्या होगा 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा आंसर 9। ये इसका लॉजिक है, आया बात समझ। अगर ज़्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तब ऐसे फटाक से आंसर नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मन है तो उस टाइम पर आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। जिन नंबर्स के बीच में आपको मीन इंसर्ट करना है उन्हीं नंबर्स का आपको एवरेज लेना है। क्लियर है? लिखो लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, let small a and small b are any two numbers, comma, let capital A be a single am between a and b, be a single am between a and b, then ये लिखाने से हो जाएगा कि डिटेल में लिखा दूँ? हो जाएगा, लिखो देन कैपिटल A इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, देन कैपिटल A इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, वैसे तो GM भी यहीं पे आ जाता है थ्योरी के हिसाब से, बट अपन थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। हाँ, पहले AM का क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर घूम के GM पे आएंगे और GM का क्वेश्चंस करें। चलो AM का क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन देखो एक बार, लिखो let the required means be a1, a2, a3, a4, a5, a6। let the required means be a1, a2, a3, a4, a5, a6। therefore 2, a1, a2, a3, a4, a5, a6, लास्ट में कौन आएगा 16 आर इन क्या होना चाहिए AP। ये आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, अब 2 मिनट थोड़ा सा पेन को छोड़ देना, आप लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमको यहाँ से सारा का वैल्यू फाइंड करना है, a1, a2, a3, a4, a5, a6, यानी कि कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5 एंड कैपिटल A6। इसको फाइंड करने के लिए आप तो प्लेन एंड सिंपल AP का लॉजिक यूज कर लो। आपके AP के हिसाब से फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ 2 और लास्ट टर्म कौन है 16, लेकिन 16 कौन से पोजीशन पे है वो भी बताओ। m+2, यहाँ पे आपने कितना मीन इंसर्ट किया 6, और 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8। तो 16 एक्चुअली कौन से पोजीशन पे 8वें पोजीशन पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में स्मॉल a इज इक्वल्स टू 2, साथ में क्या बोल सकता हूँ कि T8 इज इक्वल्स टू 16। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ से एक्सप्लोर करो, क्या आ जाएगा बताओ? a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 16, a का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 + 70 इज इक्वल्स टू क्या 16, 70 इज इक्वल्स टू 14 और d इज इक्वल्स टू 2। ये समझ में आया पक्का? अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये जो व्यक्ति है ना A1, ये मीन लोग के कलेक्शन में पहला आदमी। फिर ये जो व्यक्ति है A2, ये मीन लोग के कैटेगरी में, मीन लोग के कलेक्शन में दूसरा आदमी है। लेकिन अगर मैं इन्हीं को AP के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं, जो AP हमने यहाँ क्रिएट किए उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सोचूं, तो AP का पहला आदमी कौन है 2। तो ये T1 है, ये कौन है T2 है, ये कौन है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसी आइडिया को हमने यहाँ एक्सप्लोर किया था कि T8 इक्वल्स टू 16। आया बात समझ? तो वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बहुत डीप सवाल है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट फिर भी आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि AM का जो खुद का पोजीशन होता है अपने समाज में, ठीक है ना,
जब वो एपी के समाज में ट्रांसफर होता है तो उसका पोजीशन एक कम हो जाता है, ये एक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? ऑब्जर्व करो, बताओ। एम के खुद के समाज में जो उसका पोजीशन है, एपी के समाज में उससे एक यूनिट ज्यादा हो। देखो यहाँ पे एम के समाज में ये फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन एपी के समाज में ये सेकंड पोजीशन पे। एम के समाज में ये 2 नंबर पे है, लेकिन एपी के समाज में ये 3 नंबर पे है। एम के समाज में 3 नंबर पे, एपी के समाज में 4 नंबर पे। एम के समाज में 4 नंबर पे, एपी के समाज में 5 नंबर पे। एम के समाज में 5 नंबर पे, एपी के समाज में 6 नंबर पे। एम के समाज में 6 नंबर पे और एपी के समाज में 7 नंबर पे। ये चीज़ थोड़ा क्लियर रखना कि मीन वाले कम्युनिटी में जो भी पोजीशन है, एपी वाले कम्युनिटी में उसका पोजीशन उससे एक यूनिट आगे रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब मेरा अगला टास्क है कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 सबको ढूंढो। तो इसको ढूंढने का देखो सिंपल तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना और सोचना। A1 इज नो वन एल्स बट T2, आई नो दैट। और T2 निकालने के लिए मैं 2 नाटक कर सकता हूँ। एक मैं कर सकता हूँ कि मैं A+D लिखूंगा, फिर A डालूंगा, फिर D डालूंगा, फिर मेरा आंसर आएगा। दूसरा, मुझे पता है कि यार फर्स्ट टर्म तो 2 ही है, इससे अगले पोजीशन पे जाने के लिए मुझे D ही तो जोड़ना है इसके अंदर में, और D कितना है मेरा 2। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा क्या लिखूंगा बताऊँ, 2 + 2 कितना आएगा 4। अब देखते जाना A2 कितना आ जाएगा मेरा, A2 उसी में 2 जोड़ के आएगा। आया बात समझ? तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ फॉर्मूला वगैरह इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, A3 = 8। अगला बताओ, A4 = 10 और A5 = कितना, 12। A5 और A6 = 40। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे समझाता हूं। अगला लाइन एक बार पढ़ो तो इस लाइन का क्या मतलब है कि ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम इज 6 times द AM between 2 and 16। द AM between 2 and 16 का क्या मतलब? सिंगल AM का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? सिंगल AM का बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि जो आपने ये 6 AM निकाला है ना, इन सारे का जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू इनके बीच में जो सिंगल AM आता उसका 6 times। आया बात समझ? एक तो ऑरली मेरे को बताओ कि इनके बीच में सिंगल AM कितना आता, 2 + 16 / 2 सॉल्व करके 9। और मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 सबको अगर आप जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 के 6 टाइम्स होगा। 9 के क्या होगा? 6 टाइम्स होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? लिखो नेक्स्ट। नाउ A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 = कितना? अब देखो, अगर बहुत बड़ा नंबर होता ना फिर मैं AP का लॉजिक यूज करता, लेकिन बहुत ही छोटा है और ये कैलकुलेट कर पाओगे तो सीधा आंसर ही बता दो। मेरे ख्याल में 10, 18, 28, 40 और 54, 54। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 54। और क्वेश्चन है इसको किसके इक्वल करना चाहता है बताओ? 6 times सिंगल AM, 6 times सिंगल AM, ठीक है ना? ओके, तो 6 times सिंगल AM, एक बार उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो 6 times क्या करेंगे बताओ? A। और सिंगल AM का वैल्यू कैसे निकलता था? 6 × बोलो 2 + 16 / मेरे ख्याल में 2। दिस इज इक्वल्स टू 6 × क्या आ जाएगा बताओ? 18/2। और काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 54। सो हम कह सकते हैं कि A1 + A2 + A3 + A4 + A5 एंड + A6 इक्वल्स टू क्या है मेरे बताओ? 6 times ऑफ A। और ये मुझे प्रूव करना था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब टफ नहीं है, इजी है। अच्छा मतलब हर बार टफ नहीं होता। देखो, बिटवीन 1 and 31, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो 1 और 31 M अरिथमेटिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड। मैं इसका भी एक तो फोटो बना लेता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ... AM। ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे जगह को। AM-2, AM-1,
AM, 31। देखो ये बीच का नंबर्स क्यों इंसर्ट किया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप देखो कि 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 31 आपका एंडिंग पॉइंट है, और 1 और 31 के बीच में ओवरऑल मैंने कितना नंबर इंसर्ट किया, m नंबर्स इंसर्ट किए, ठीक है। सच दैट कि ये सारा का सारा मिला के किस में आ जाए, AP में। तो यहाँ तक तो जो उसने बोला वो मैंने कर दिया। अब उसके बाद में वो बोलते हैं देखो कि द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th AM इज 5:9। द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th AM इज 5:9, और मेरे को m का वैल्यू बताना है। क्लियर है मेरे ख्याल में। ये कौन से AM को चूज करना चाहते हैं? 7 तो एकदम आराम से समझ में आ जाता होगा कि A7 का ही बात चल रहा है। अब m-1 का क्या लॉजिक है देखो, जैसे ये अगर आपका 10वां AM था, मान लो कि ओवरऑल आप 10 AM इंसर्ट कर रहे थे, ये 10वां AM था, तो ये कौन सा होता? 9वां। उससे पहले वाला कौन सा होता? 8वां। अगर मान लो कि ओवरऑल आप 50 AM इंसर्ट कर रहे हो, तो ये लास्ट वाला कौन सा AM होता? 50वां, 50th। उसके पहले वाला 49, उसके पहले वाला 48। आया समझ? तो ऐसे अगर मैं इसको m बोल दूँ तो इसके पहले वाला क्या रहेगा? m-1। उसके पहले वाला कौन सा रहेगा? m- मतलब m से पहले m-1, उसके पहले m-2, उसके पहले m-3, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब मेरे को लेना कौन सा है ये बताओ रेशियो के लिए। ये 5:9 के लिए कौन सा लेना है? A7 लेना है और AM-1 लेना है। ये आया बात समझ? थोड़ा पूरा ओके। अब एक बार मैं लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले स्टेप में हमको क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, हम कह सकते हैं कि A7 डिवाइडेड बाई AM-2 इज इक्वल्स टू 5/9। सॉरी AM-1 इज इक्वल्स टू 5/9। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। अब यहाँ के बाद जो मैं करूँगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। आप अगर उसमें गलती करोगे तो आपका आंसर बहुत लंबा जाएगा, और यदि उसको सही से पकड़ लिए तो आपका आंसर बहुत छोटे में आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दैट कि वो क्या है। अगले स्टेप में वी हैव A7 बाई AM-1 is equals to what? 5/9. Now I will show you two approach to move forward. एक हो सकता है कि आप ना AP का कम्युनिटी सोचो तो ये क्या हो गया? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, और ये क्या हो जाएगा? इससे एक कदम आगे तो TM-1, ये क्या हो जाएगा? TM, और ये क्या हो जाएगा? TM+1, और ये क्या हो जाएगा? TM+2। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी देखो A7 को ना रिप्लेसमेंट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि A7 का मतलब क्या है? T8, तो आप इसको तो लिख लो T8, ठीक है। और ये जो है ना AM-1, इसको आप दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। एक तरीका तो होगा कि AM-1 मीन्स व्हाट? TM, तो आप यहाँ लिख लीजिए TM, और दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 5/9। कोई इशू नहीं होना चाहिए। T8 को AP के फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, क्या आ जाएगा बताओ? A+7D, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? A+M-1 इंटू D। ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5/9। अब देखो कि आपके पास में A तो है ही ना, आपका AP शुरू कहाँ से हो रहा है? आपका AP शुरू हो रहा है 1 से, तो A का वैल्यू कितना हो गया आप? 1, सो 1+7D डिवाइडेड बाई 1+M-1 इंटू D, दिस इज इक्वल्स टू 5/9। पर ट्राई टू नोटिस कि ये नाटक करने के बाद में मेरे पास में यहाँ ना दो अननोन आ गए। M भी मैं नहीं जानता हूँ और D को भी मैं नहीं जानता हूँ, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो गया मेरे लिए? अब यहाँ से मेरे को फिर बुद्धि लगाना पड़ेगा इसको ठीक ठाक करने के लिए। इसीलिए ये वाला जो तरीका है, ये तरीका हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे अवॉइड करने का। मतलब गलत नहीं है, मैथमेटिकली कर सकते हैं उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दूसरा थॉट प्रोसेस। T8 को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्यों? क्योंकि T8 का मतलब क्या हो गया? A+7D, उसमें A हमको पता ही है, अननोन सिर्फ कितना आपके पास में? 1, तो ठीक है वो वाला चीज़, और D तो हम ढूंढ भी रहे हैं। आया बात समझ? लेकिन TM को अगर ये वाला रिप्लेसमेंट आप देते हो, जो कि मैथमेटिकली ओके है, बट वो आपको आगे चल के थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देगा, परेशान कर देगा। आप उसकी जगह क्या कर सकते हो? देखो ये चीज़ थोड़ा सोचना और समझना। ऊपर वाला स्टिल आई विल रिप्लेस बाई T8, कोई इशू नहीं, लेकिन जो नीचे वाला है ना,
उसके लिए एक तो मैं ये TM का लॉजिक यूज़ कर सकता था और दूसरा मैं 31 को भी यूज़ कर सकता हूँ उस तक पहुँचने के लिए। जैसे यहाँ से जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बार बार आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस डी। सोचो AP है ना, तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करोगे, प्लस डी। लेकिन 31 से पीछे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से माइनस डी। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 31 से एक बार डी माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, AM पे, और 2 बार डी माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, M-1 पे। ये आ रहा है समझ। तो ये जो रिप्लेसमेंट है आपका, इसको यदि आप यूज़ करते हो कि 31 माइनस कितना बार डी, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा बताऊँ, 2D। दिस इज इक्वल्स टू कितना, 5/9। आया समझ। इसको अगर एक्सप्लोर करोगे तो T8 का मतलब फिर से A प्लस 7D अपॉन में कितना, 31 माइनस 2D इज इक्वल्स टू में कितना, 5/9। फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो देखो क्या होगा, दिस एम्प्लाइज A का मतलब 1 प्लस 7D डिवाइडेड बाई 31 माइनस 2D इज इक्वल्स टू 5/9। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें कितना अननोन है, एक ही है, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, 9 प्लस 63D इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10D। दिस एम्प्लाइज 73D इज इक्वल्स टू कितना, कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा सॉरी 155 होगा ना, 155 अभी ठीक है, 73 और वो वहाँ जाके कितना हो जाएगा 146। सो यहाँ से D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और क्या चाहिए था हमको बताओ, फाइंड M। चलो ठीक, तभी D आ गया हमारे पास में, और M फाइंड करने के लिए हम इस लॉजिक का यूज़ कर लेते हैं कि 31 का पोजीशन क्या होगा, TM प्लस 2। तो आगे लिखेंगे देखो कि नाउ TM प्लस 2 इज इक्वल्स टू 31। दिस इम्प्लाइज A प्लस M प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 31। यहाँ से A का आंसर कितना है हमारे पास में 1, तो 1 प्लस M प्लस 2 माइनस 1 का आंसर कितना रहेगा, हाँ मैं आऊँगा रुक जाओ, अब थोड़ा सा ना गलत सोच रहे हो। दिस इज इक्वल्स टू 31, दिस एम्प्लाइज M प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30, ये काटोगे तो शायद 15, और यहाँ से M प्लस 1 इक्वल्स टू 15, M इक्वल्स टू 40। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ A इज द AM बिटवीन दिस एंड दिस, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, A अगर इन लोग दोनों के बीच का AM है तो A का आंसर क्या होना चाहिए, A प्लस बी बाई 2। तो आप ना सिंपली LHS में A प्लस बी बाई 2 डाल दो A की जगह पे, और यदि ये राइट है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो सिंस A इज AM, और फिर से जब सिर्फ AM वर्ड आ रहा है, द AM वर्ड आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप इसको, सिंगल AM सोचना है आपको। हाँ, A इज द AM बिटवीन क्या, A एंड B। तो आप सोचिएगा कि कैपिटल A इज इक्वल्स टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाइए अपने LHS में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, A प्लस 2A बाई A माइनस बी, या मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ, A प्लस 2A बाई A माइनस बी, और प्लस A प्लस 2B बाई A माइनस ए। वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में A प्लस बी बाई 2 प्लस 2A। कॉपी करते जाना, और कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछना। A प्लस बी बाई 2 माइनस बी, प्लस में यहाँ पर A प्लस बी बाई 2 प्लस 2B डिवाइडेड बाई A प्लस बी बाई 2 माइनस ए। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम में 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल में A प्लस बी प्लस 4A डिवाइडेड बाई एलसीएम फिर से 2, और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में A प्लस बी माइनस 2B, और यहाँ पर एलसीएम इज 2, ऊपर आ जाएगा A प्लस बी प्लस 4B बाई मेरे ख्याल में A प्लस बी माइनस 2A डिवाइडेड बाई कितना 2।
दोनों का ना ये ऊपर नीचे का 2 तो कट जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर इसके न्यूमरेटर को एक्सप्लोर करोगे आप तो क्या आएगा बताओ? आई थिंक 5a प्लस b होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा बताओ? आई थिंक a माइनस बी। सही कह रहा हूँ? a माइनस बी। यहाँ से क्या होगा बताओ? सेकेंड वाले से ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? a प्लस 5b और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में b माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इस चीज़ को भी एक बार फिर बता देता हूँ। 5 माइनस 3 का आंसर 2 और 3 माइनस 5 का आंसर -2। ठीक है, दोनों साइड आप अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना? +2 हो जाएगा। और +2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो? मेरे ख्याल में 5 माइनस 3 से। आया बात समझ? तो जब कभी भी आपके पास में a माइनस बी और b माइनस ए का सिचुएशन रहे ना, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं इन द सेंस, यहाँ से यदि एलसीएम लेना चाहोगे, ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से यदि एलसीएम लेना चाहोगे तो एलसीएम आपका क्या होगा? a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। क्यों फालतू का उतना परेशान हुए हैं जब यहाँ पर भी a ही है, वहाँ पर भी a ही है, यहाँ पर भी b ही है, वहाँ पर भी b ही है। तो एक तरकीब है जिससे हम इन दोनों को सेम कर सकते हैं, जिससे हमको एलसीएम अलग से नहीं लेना पड़ेगा। और वो तरकीब ये है कि इन दोनों में से किसी एक पार्टी में से आप माइनस साइन एक कॉमन ले लो। बेटर यही रहेगा कि b माइनस ए वाले पार्ट में से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, चलेगा? और उससे अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो उसका चेहरा देखने में कैसा हो जाएगा बताओ? यहाँ तो इट विल बी a माइनस बी स्टिल। एक बार मैं प्लस ही छोड़ता हूँ इसको, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी। अच्छा, माइनस डिनोमिनेटर में रहता है कि ऊपर आ जाता है? ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद में ये बेचारा कहाँ जाएगा बताओ? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर इस प्लस को ही क्या कर देगा? माइनस। और अपने को क्या दिखेगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू, बोलो, 5a प्लस बी अपॉन में कितना? a माइनस बी और माइनस ऑफ में कितना? a प्लस 5b डिवाइडेड बाई में कितना? a माइनस बी। एलसीएम अब क्या ले सकते हो? a माइनस बी। ऊपर क्या आ जाएगा? 5a प्लस बी और बोलो माइनस ऑफ a प्लस 5b। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बोलो? 5a माइनस a 4a और b माइनस 5b माइनस 4b अपॉन में कितना? a माइनस बी। दोनों में से 4 शायद कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? a माइनस बी बाई a माइनस बी। कट गया ये दोनों और आंसर कितना है आपका? 4। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो अच्छे से, आंसर आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक स्टेप में मैं स्टार लगा देता हूँ कि इसमें भूल नहीं करना है हम लोग को, ये वाले माइनस कॉमन लेना ही लेना है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो एक बार। इफ a1 and a2 are 2am between a and b, prove that a1 plus a2 is equals to a plus b। ठीक है, और इसका एक और पार्ट है कि 2 टाइम्स ऑफ a1 माइनस a2 इंटू 2a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a इंटू b। अब इसको करने का देखो बहुत सारा आइडिया हो सकता है, हम एक सिंपल वाला यूज़ करेंगे। a1 a2 किन दोनों नंबर के बीच में am है? a और b के बीच में है। तो इन चारों को यदि मैं साथ में सोचूं तो ये लोग क्या हो? AP होगा। एक बार मैं उस AP को लिखना चाहूँगा, क्या हो जाएगा बताओ? a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा b। आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, देखो कि फर्स्ट टर्म को ना एक बार के लिए मान लेता हूँ क्या, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, सेम ही रहने देते हैं। और कॉमन डिफरेंस को मैं थोड़ी देर के लिए d मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बताओ? d। तो इस तरीके से a का वैल्यू तो मेरे ख्याल में a ही रहेगा, नो चेंज। a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस डी। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। और c का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें कितना कन्फ्यूजन है ये बताओ? क्लियर ये वाला? अब आओ काम करते हैं, फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं। इसका LHS क्या हो जाएगा बताना? a1 का वैल्यू a प्लस डी और a2 का वैल्यू a प्लस 2d, जोड़ के कितना आएगा? 2a प्लस 3d। ठीक है, RHS देखो, RHS में क्या है? a प्लस बी। अभी a का तो a रहेगा, b का क्या कर सकते हैं? b का मतलब मेरे ख्याल में a प्लस 3d और जोड़ के कितना आ जाएगा बताओ? 2a प्लस 3d।
सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, क्लियर? चले आगे, सेकेंड पार्ट इसका देखो, सेम ही तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कि सबका वैल्यू क्या क्या आ रखा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करेंगे। आओ तो देख, LHS से बिगिन कर रहा हूँ, इसको भी क्या आएगा बताओ? इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ, मेरे ख्याल में A प्लस डी, सही कह रहा हूँ ना, और माइनस A प्लस 2D बोल देंगे इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्या, A प्लस 2D और माइनस क्या, A प्लस डी। दिस इज इक्वल्स टू 2A प्लस 2D माइनस A माइनस 2D है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? 2A प्लस 4D माइनस A माइनस डी। सॉल्व करने पे 2D गया है यहाँ से, और 2A माइनस A कितना हो जाएगा? A, और वहाँ से मेरे ख्याल में एक A चला जाएगा और एक D चला जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में? A प्लस 3D, और A प्लस 3D कौन था? B ही तो था। ठीक है, देखो इसको देखो, फाइंड n सो दैट दिस मे बी AM बिटवीन A एंड B। इस लाइन का क्या मतलब है आपके हिसाब से? दिस मे बी द AM बिटवीन A एंड B, मतलब n के कौन से वैल्यू के लिए ये कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन A और B के बीच का सिंगल AM रिप्रेजेंट करेगा, यही पूछा हुआ है शायद। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया? अब आप देखो कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं धीरे धीरे करूंगा, आप समझते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीधा ही क्लेम करते हैं कि A पावर n प्लस B पावर n अपॉन में A पावर n माइनस 1 प्लस B पावर n माइनस 1। क्वेश्चन कहना चाहता है कि इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए किससे? A प्लस B बाई 2 से। ठीक है, अब थोड़ा मेरे साथ ध्यान से आप कॉपी करना, हाँ, मतलब हड़बड़ा के नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ A पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ B पावर n इज इक्वल्स टू में, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, A प्लस B होल थिंग इनटू व्हाट? A पावर n माइनस 1 प्लस B पावर n माइनस 1। देखो ठीक है, चलेगा? दिस एम्प्लाइज 2 इंटू A पावर n प्लस 2 इंटू B पावर n इज इक्वल्स टू, इस A से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा। इसको थोड़ा बोर्ड पर देख लो एक बार, मतलब इसको जब आप ब्रेक करोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, एंड A इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ ऑफ देम। जब आप A को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर कितना आएगा? हाँ, A पावर, फिर ये है ना, पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस n माइनस 1, 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। लो लिख के भी दिखा देता हूँ, 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 गया, क्या बचेगा? A पावर n। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? A पावर n प्लस, अब अगले बार A जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस बार कोई सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, क्या होगा? A इंटू B पावर n माइनस 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ कि नहीं आया समझ? चलेगा? नेक्स्ट अब आप B को मल्टीप्लाई करो पहले इससे, क्या हो जाएगा बताओ? B इंटू A पावर n माइनस 1, नो चेंज। और नेक्स्ट टाइम पर आपको यही वाला B मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? B पावर n। यहाँ तक ओके है क्या? सोच लो एक बार अच्छे से, श्योर? अब मैं आपको 2 आदमी दिखा रहा हूँ, ये 2 आदमी अपने आप ही गायब हो जाएगा, एक ये आदमी और एक ये आदमी। इन लोगों का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा सोचो? A पावर n इधर है, उठ के जब उधर जाएगा तो 2A पावर n माइनस A पावर n क्या बचेगा? A पावर। सिमिलरली यहाँ का जो 2B पावर n है और यहाँ का जो B पावर n है, ये जब उठ के यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? B पावर। यहाँ तक क्लियर है? अगले स्टेप में मैं ये लिखना चाहता हूँ, अगर ओके है तो देखो, दिस एम्प्लाइज A पावर n प्लस B पावर n इज इक्वल्स टू A B पावर n माइनस 1 प्लस B A पावर n माइनस 1। चलेगा? ओके यहाँ तक? पक्का? श्योर? ठीक है।
अब मैं कुछ एक लाइन बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे, ठीक है। हमको ए का सारा घटिया पावर वाला टर्म्स एक तरफ चाहिए और हमको बी का सारा घटिया पावर वाला टर्म्स एक तरफ चाहिए। अब देखो इसमें ए का घटिया पावर है और इसमें ए का घटिया पावर है, इसमें ए का बहुत सुंदर पावर है 1, ठीक है। तो इसको हम उठा के ले जाएंगे वहाँ, इसमें बी का घटिया पावर है और इसमें बी का घटिया पावर है, तो इसको हम उठा के ले आएंगे यहाँ। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, बताओ। एक सेकेंड, चलो बताओ। आई थिंक ए पावर एन माइनस बी ए पावर एन माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू ए बी पावर एन माइनस 1। आगे बताओ, माइनस बी पावर एन। क्लियर, श्योर, ओके। 2 मिनट बोर्ड पर फिर से देखो, ये चीज़ हमको आता है पहले से, ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पावर वाई इज इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, ए पावर एक्स माइनस वाई, है ना। जनरली 99% ऑफ द टाइम्स हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन पे हमको वहाँ से यहाँ आना होता है, और ये वो ओकेजन है, ये वाला और ये वाला। अब देखिए कि मैं इनको कैसे चेंज करूँगा। दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एन माइनस बी इंटू ए पावर एन बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू बी पावर एन बाई बी और माइनस में बी पावर एन। चलेगा, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा, ए पावर एन माइनस 1, और इसका ओवरऑल मतलब क्या होगा, बी पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों में से आपको लगता है कुछ कॉमन आ सकता है, ए पावर एन, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, बी पावर एन। आइए अगले पेज पे ले लेते हैं। ए पावर एन कॉमन, और कॉमन लेने के अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस बी बाई, 1 माइनस बी बाई, और वहाँ से क्या होगा, बी पावर एन कॉमन, क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस आई थिंक ए बाई बी, सॉरी ए बाई बी माइनस 1, ए बाई बी माइनस 1। चलेगा, दोनों साइड एलसीएम एलसीएम खेलो। ए पावर एन इंटू ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू बी पावर एन इंटू ए माइनस बी बाई बी। चलेगा, यहाँ तक कुछ कटना चाहिए दोनों साइड से, ए माइनस बी कट जाना चाहिए। अब लेफ्ट में क्या बचा अल्टीमेटली, ए पावर एन बाई ए इज इक्वल्स टू बी पावर एन बाई बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पावर एन माइनस 1, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बी पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये वाले स्टेप से आप एक्चुअली कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ कितना सुंदर हाथ हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रीज़न भी कि ना तो हमारा बेस मैच हो रहा है और ना ही हमारा पावर मैच हो रहा है। इन दोनों में से कोई, अच्छा चलो पावर मैच हो रहा है हमारा, लेकिन उससे तुम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू बी, आए बात समझ। लेकिन हमको ए और बी में इंटरेस्ट है कि एन में इंटरेस्ट है, हमको तो एन में इंटरेस्ट है। अब बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से कुछ वैसा बोलने लायक मेरे पास में खास है नहीं। तो मैं एक काम क्या कर सकता हूँ ताकि मैं बोलने लायक हो जाऊँ, कि ए पावर एन माइनस 1 अपॉन में बी पावर एन माइनस 1 लेके इक्वल्स टू इसको 1 कर सकता हूँ। एक ही बात है, इसको अगर धक्का मार देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आए बात समझ। इन दोनों में से कौन सा पावर आप कॉमन खींच सकते हो, बोलो, एन माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए बाई बी होल टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू में कितना, 1। क्लियर है। अब कोई भी बेस पे क्या पावर चढ़ाने से उसका आंसर 1 हो जाता है, 0। कोई भी बेस पे क्या पावर चढ़ाने से उसका आंसर 1 हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ से n-1 का आंसर कितना होगा और वहाँ से n का आंसर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।